हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए क्लास 12th का लाजवाब चैप्टर लेकर आया, उपसर्ग संयोजक यौगिक। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जेईई मेंस नीट और कक्षा 12 में यहाँ से यूपी बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन जाता है, पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों में आपका कॉमन लॉजिक है। मैटर करता है कि उपसर्ग संयोजक यौगिक हमने कक्षा 11 में थोड़ा सा पढ़ाया था, लेकिन उपसर्ग संयोजक एक बॉन्ड भी होता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन यौगिक अलग चीज़ होता है। उपसर्ग संयोजक जो यौगिक होती है या उपसर्ग संयोजी यौगिक होता है, ये कहते किसे हैं? तो उपसर्ग संयोजक यौगिक अगर परिचय कोई पूछे, इसका डिफिनीशन कोई पूछे क्या होता है, तो उपसर्ग संयोजक यौगिक का मतलब होता है कि वे यौगिक या रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसर्ग संयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे उपसर्ग संयोजक यौगिक कहते हैं। माने इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सिर्फ पूरे उपसर्ग संयोजी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये टॉपिक आप जैसे उपसर्ग संयोजक यौगिक का मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे यहीं लिख दे रहा हूँ। परिभाषा तो हमने बताया, तो परिभाषा हमने बताया ना, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसर्ग संयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उपसर्ग संयोजक यौगिक कहलाता है। अब मैटर करता है, जैसे इसका उदाहरण देख, परिभाषा हो गया, उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे K4FeCN6 और यहाँ लिखते हैं FeCN6 भी लिख सकते हो, निकेल क्वाल्ट यहाँ 4 भी लिख सकते हो। मैटर करता है, अगर मैं ट्रिक से बताऊं कि उपसर्ग संयोजक की पहचान क्या होती है, डायरेक्ट याद लेना, कोष्टक। जहां अगर बड़े कोष्टक दिखे कोई यौगिक तो समझ जाना उपसर्ग संयोजक यौगिक है। इसका एक और नाम होता है जटिल यौगिक, संकुल यौगिक। क्या होती है? जटिल यौगिक और संकुल यौगिक। तो जटिल यौगिक, संकुल यौगिक जो होता है, इसका मतलब जो होता है उपसर्ग संयोजक यौगिक का ही नाम होता है। मैटर करता है, ये जो कोष्टक होती है, यही कोष्टक इनकी पहचान है। अगर पूछा जाए आपसे, जैसे बताइए MgCl2 ये नहीं है, H2SO4 ये सब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक नहीं लगा। लेकिन अब मैटर करता है कि ये जो उपसर्ग संयोजक यौगिक है, ये भी कहीं से तो पार्ट बना होगा, ये किसी का तो पार्ट होगा। तो बिल्कुल है, आइए देखिए। तो जो आपका टॉपिक है वो है योगात्मक यौगिक। यहाँ लिखते हैं योगात्मक, योगात्मक या आणविक, आणविक यौगिक, ये बोर्ड में पूछा जाता है। योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक, अंग्रेजी क्या होती है? एडिशनल, एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कंपाउंड, ये ध्यान देना है। ये कहते हैं किसे? योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? तो योगात्मक से पता ही चल रहा है योग, योग का मतलब जोड़, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो इसका परिभाषा जब कोई पूछे तो जोड़ कब होगा? एक से एक में जुड़ेगा, सिंगल तो जुड़ नहीं सकता, एक और दो आपस में जुड़ेंगे तो योग होता है। इसका मतलब जब दो या दो से अधिक कोई सरल पदार्थ आपस में संयोग कर कर कोई नया क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनाता है, उसको हम बोलते हैं योगात्मक या आणविक यौगिक। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक संयोग करके, निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या करेगा, कोई नया क्रिस्टलीय पदार्थ बनाता है, उसी को हम बोलते हैं योगात्मक या आणविक यौगिक। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखा जाए एक उदाहरण इसका, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप क्या देख रहे हैं? जैसे अगर देखा जाए KCl और MgCl2 और H2O, इसको देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक अलग अलग है। अभी आपस में जोड़कर क्या बनाएगा? KCl और MgCl2 और 6H2। तो ये जो है इसका नाम है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फार्मूला बोर्ड में पूछा जाता है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे,
जैसे K2SO4 ये अलग यौगिक हो गया, और आपका जो होता है Al2SO4 थ्राइस ये अलग हो गया, और प्लस 24H2O ये अलग हो गया। तो ये तीनों आपस में अलग अलग सरल यौगिक है। संयोग करने के बाद क्या बना देगा आपका K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। माने कि ये आपका यौगिक जो है फिटकरी का या पोटास के एलम बोल सकते हैं। फिटकरी का क्या है फार्मूला है। फिर आगे एक देखते हैं FeSO4, जैसे और लेते हैं FeSO4 और जो हो गया प्लस NH4 12SO4 अमोनियम सल्फेट है और 6H2O, ये जब क्रिया करेगा तो आपका बनेगा फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और 6H2O, माने कि मोहर लवण है, मोहर लवण। क्लियर हो रहा है। जैसे और देखेंगे K4, यहाँ लिखेंगे FeCN6, ये जब आपका यौगिक बनाएगा तो बनेगा K4 FeCN6। माने कि अगर पूछा जाए इनमें से संकुल या यौगिक कौन है तो लास्ट वाला, ये कोष्टकवा बता देता है। अब इस कोष्टक में बहुत पावरफुल है, अभी बताएंगे क्या इस कोष्टक का पावरफुल है, ये क्यों है अभी बताएंगे। तो ये क्लियर हुआ आपका योगात्मक यौगिक जो है वो किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शरीर मतलब जो इजी पदार्थ होते हैं, आसान होते हैं, वो आपस में क्या करेंगे संयोग करेंगे, और संयोग करने के बाद कोई नया एक पदार्थ बनाता है ठोस। तो ये एग्जाम्पलें हैं। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन आपका कि जो योगात्मक है इनके प्रकार होती है। योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक के प्रकार माने टाइप्स ऑफ एडिशनल कंपाउंड, ये ध्यान देना, ये कितने प्रकार के। तो ये आपके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशनल कंपाउंड, 2 प्रकार की होती है। पहला आपका है द्विक लवण, और दूसरा आपका है उपसह। अब आगे वही जो चैप्टर जो हेडिंग है आपका चैप्टर वो कहाँ का है, ये किसी का टॉपिक है, ये वो योगात्मक यौगिक के अंदर आता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या लिखे उपसह, हाँ लिखे उपसह संयोजी यौगिक, इसे और एक नाम से जाना जाता है संकुल यौगिक, और इसके एक नाम से जाना जाता है जटिल। तो बोर्ड है कुछ भी पूछ सकता है, तीनों नाम एक ही होती है। तो कम्प्लेक्स, जटिल या संकुल होती है। उपसह संयोजक हेडिंग अंग्रेजी है, ये है कोऑर्डिनेशन। अब ध्यान देना है कि ये द्विक लवण कहते किसे, डबल साल्ट किसे कहेंगे, ये किसे कहेंगे। तो हेडिंग अब आप डालेंगे पहला वाला द्विक लवण, अंग्रेजी हो गया डबल साल्ट। ये ध्यान देना द्विक लवण किसे कहते हैं। द्विक लवण का मतलब होता है जैसे कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो एक बार पानी में घोलेंगे, पानी में डालेंगे तो अपनी अस्तित्व को भूल जाते हैं। अस्तित्व को मतलब होता है उनकी जो क्वालिटी होती है, जो उनका गुण होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी में भी घोलोगे अपने अस्तित्व को खोएंगे नहीं। यही दोनों में अंतर है कि जब अपने अस्तित्व को खो लेंगे पानी में, उसके बाद विद्यमान कहाँ रहेंगे, ठोस में। जब ठोस में रहेंगे और पानी में घोलेंगे वो अपने आयन टूट जाएगा, अपने अस्तित्व को खो देगा, उसी को बोलते हैं द्विक लवण। और जब ऐसे पदार्थ या वे यौगिक जो पानी और ठोस दोनों में अपने अस्तित्व को नहीं खोते, उसको हम बोलते हैं उपसह संयोजक संकुल या जटिल यौगिक। तो क्लियर हुआ यहाँ से। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यही सारे एग्जाम्पल लेते हैं
KCl Mg उदाहरण है, और Cl2 6H2O। ये आप क्या देखेंगे कि अपने पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा। ये पहले टूटेगा KCl और Mg Cl2 में टूटेगा और H2O में टूटेगा। तो आप देखेंगे KCl भी पूरा टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में। यह भी आपका टूट जाएगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में। यह आपका H और OH माइनस में टूट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि पूरी तरह से टूट गया। तो क्लियर हो रहा है, इसी को बोलते हैं द्विक लवण। इसका मतलब ये आपका द्विक लवण है, यह द्विक लवण और यह द्विक लवण। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये पानी में आप इसको जब अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं और उदाहरण लीजिए, जैसे और एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O। बताइए काहे का फार्मूला है? ये मोहर लवण का है, यहीं लिखे है ना मोहर लवण। तो आप देखेंगे ये टूटेगा तो बनाएगा FeSO4 और प्लस NH4 ट्वाइस और SO4 और प्लस में क्या बनाएगा 6H2। तो आप देखेंगे पूर्ण रूप से में टूटेगा। कैसे टूटेगा? Fe2 प्लस पर SO4 डबल माइनस टूट गया। फिर यहाँ ये टूटेगा NH4 प्लस और SO4 डबल माइनस टूट गया। तो आप ऐसे यहाँ देखेंगे H प्लस और OH माइनस में टूट गया। तो इसे को हम बोलते हैं द्विक लवण। तो द्विक लवण का मतलब होता है कि वे योगात्मक यौगिक जो सिर्फ ठोस में अर्थात क्रिस्टली में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, लेकिन हम पानी में घोलेंगे, जल में घुलता है तो अपना अस्तित्व तो खो देता है और पूरी तरह से क्या हो जाता है? आयनित तो हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित हो गया, पूरी तरह से हो गया। अब इसी का अगला टॉपिक है उपसंयोजक यौगिक। तो इसमें आप देखेंगे कि ये वे योगात्मक यौगिक होते हैं जो अपना अस्तित्व क्रिस्टली के साथ साथ जलीय विलयन में बनाए रखता। माने जो उसका गुण ठोस में रहेगा वही गुण कायम रहेगा जल में, दोनों में रहेगा। उसी को हम बोलेंगे क्या? उपसंयोजक यौगिक संकुल या जटिल यौगिक। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण परिभाषा बता दिए। जैसे आप देखें K4 FeCN6, यह जब आप पानी में घोलेंगे तो आ जाएगा 4K प्लस और FeCN6। माने कि ये आप जो है नहीं टूटेगा। क्लियर करते हैं क्यों नहीं टूटेगा। आप सोचिए क्यों नहीं टूटेगा। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए कि फेरस साइनाइड जो है ये जहर है, साइनाइड एकदम जहरीला पदार्थ होती है। क्या होती है? हाँ, अगर इसको खाओगे तो आपको मृत्यु हो जाएगा साइनाइड। लेकिन अगर इस फेरस साइनाइड को खाओगे तो नहीं मरोगे। ये कैसी बात है कि सर जी जहर अकेला खा रहे हैं तो मर जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है, लेकिन जहर को किसी में मिला कर खा रहे तो नहीं। वही लॉजिक कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी कुछ पदार्थ नहीं आया है जिसमें आप जहर डाल दें और खाओ तो रिएक्शन न किया जाए। तो आप लोग उसका रिएक्शन करें, खोज करिए। ठीक है, मैं भी प्रयास करूँगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर नहीं आता उसको खोज करोगे तब ही आएगा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि साइनाइड जहर है, लेकिन फेरस साइनाइड जब खाएंगे तो आपके शरीर में जहर नहीं जाएगी, माने आपके शरीरवास क्रिया ही नहीं करेगा। लेकिन कौन जिम्मेदार है? ये कोष्ठकवा है। जब कोष्ठक टूटे तब तो सीएन निकलेगा। जब कोष्ठक ही नहीं टूट रहा है तो सीएन निकल ही नहीं रहा, रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा किसी से। इसी को हम बोलते हैं का उपसंयोजन यौगिक, कि वे योगात्मक यौगिक जिनका जलीय विलयन और क्रिस्टली दोनों में अस्तित्व रहते हैं, पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक, जटिल यौगिक, उपसंयोजन यौगिक। तो क्लियर हुआ यहाँ से परिभाषा। ये टोटल स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए, लिख लिए सोन पूरा। चलिए इसको मेट दे रहा हूँ। अभी मैं पूरा एक एक करके लिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, एक बार पहले समझिए इसको। पढ़ाई हो रहा है कि नहीं आप लोग का? आइए देखिए, अब यहाँ
थोड़ा क्या है कि इनसे संबंधित कुछ टॉपिक आएगा और सारा काम पड़ेगा आईयूपीएसी नेमिंग में, क्योंकि ये आईयूपीएसी नेम उप सहसंयोजक वाले से ऑर्गेनिक का आईयूपीएसी नेम जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ आप कार्बन से पढ़ रहे हैं, टेट्रा, मेथेन, प्रोपेन, एथेन पढ़े हो ना, लेकिन यहाँ कार्बन से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ आईयूपीएसी नेम जो है कार्बन से रिश्ता नहीं रखेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन का हमारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको पहले देखकर सीख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकलता कैसे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मैं हल नहीं करूँगा, सिर्फ लिख दूंगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना है और कैसे आया वो लेक्चर पढ़ा हुआ है। आइए देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ कि संकुल यौगिक से यौगिक के कुछ महत्वपूर्ण बात या शब्द भी लिख सकते हो, शब्द अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सम इम्पोर्टेंट टर्म माने पद होगा, ये वर्ड नहीं, ये आपके इंग्लिश वाली, ठीक है। हाँ, टर्म ऑफ काय का कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण क्या क्या बात है इनमें, पहली बात तो आपको अच्छे ढंग से जानना है कि संकुल मंडल क्या होता है। एक इसमें आपका मिलेगा उप सहसंयोजन मंडल, ये देखिए उप सहसंयोजी मंडल, अंग्रेजी क्या होगी इसका, कोऑर्डिनेशन मंडल की होती है स्फीयर, क्या होती है स्फीयर। बी में आपका क्या मिलेगा, केंद्रीय धातु परमाणु, अंग्रेजी क्या होती है सेंट्रल वाले क्या होती है, हाँ सेंट्रल, धातु का होता है मेटल और परमाणु का होता है एटम। और आपका जो तीसरी बात है वो आपकी है लिगेंड, बहुत बार पूछा गया, लिगेंड महाराज से मिल लीजिए, देखिए कौन है लिगेंड, ये बहुत बार लिगेंड पूछा जाता है यूपी बोर्ड में कि लिगेंड है, कई बच्चे सोचते लिगेंड लिगेंड लिगेंड, पूरा चैप्टरवा में आता है, होता का है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए देखिए क्या चीज़ है। तो पहली बात उप सहसंयोजन यौगिक, तो मैं एक बढ़िया से यौगिक लेकर सब कुछ बता दूँ। उप सहसंयोजन यौगिक का मैं यहीं लिखा था, मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लेते हैं, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो बात यह है कि जो आपकी ये उप सहसंयोजन मंडल होती है, इस कोष्ठक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, क्योंकि बिना कोष्ठक का उप सहसंयोजन यौगिक कहलाए ही नहीं। क्लियर हुआ, समझ आया। तो जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, बिना बच्चे को तो पेरेंट्स बन नहीं सकते, क्लियरिटी है। तो ऐसे ये जो आपकी उप सहसंयोजन यौगिक है उनका भी तो एक मंडल होगा, वो भी तो कहीं रहता है, तो वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या पड़ गया है, उसी का नाम पड़ेगा उप सहसंयोजन मंडल। अगर पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बताओगे मिर्जापुर, इलाहाबाद, बताते हो ना, तो वो निवासी है, तो वही उप सहसंयोजन निवास कहाँ रहता है, उसका निवासी कौन है, तो वही नाम है उप सहसंयोजन मंडल। कहाँ रहता है उप सहसंयोजन यौगिक, एक मंडल में रहता है, उस मंडल का नाम है उप सहसंयोजन मंडल। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना है कि ये कोष्ठक, आप परिभाषा अगर लिखेंगे बोर्ड में तो क्या लिखेंगे, सबको लिख कर आना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि उप सहसंयोजक यौगिक जिन बड़े कोष्ठकों में लिखा जाता है वही बड़ा कोष्ठक उप सहसंयोजन मंडल कहलाते। क्लियर हुआ कि उप सहसंयोजक यौगिक जिस बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है वही बड़ा कोष्ठक उप सहसंयोजन मंडल कहलाते। तो उसको उसमें दिखाना है
उदाहरण देखिए, जैसे ये हो गया, ये देखिए इससे प्रदर्शित करते हैं। इसमें रहेगा क्या, इसमें होती है मेटल के साथ लिगेंड रहती है, इसको बोलेंगे एम से मेटल है और सीएन लिगेंड है, क्योंकि यही दोनों भी परिभाषा पढ़ना है। तो जैसे और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हो गया, और देखिए और एग्जांपल देख लीजिए, क्या करेंगे, एक ले लीजिए, और निकेल CO4, क्लियर हुआ। ये देख लीजिए, ये सब एक ही मंडल है नहीं। अब कहा जाए कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय धातु परमाणु है क्या। तो उपसंयोजक यौगिक में जिस धातु परमाणु से या आयन से ये लिगेंड उपसंयोजक यौगिकों से जुड़े होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे अगर देखा जाए, इसमें मेटल है, मान लेते हैं ये, इसमें मान लेते हैं अनेक है, मान 6 है, ये मेटल तब क्या हुआ, Fe हुआ। तो केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या हुआ, Fe हुआ। फिर लिगेंड 6 है, तो लिगेंड से तो जुड़ा है, सिंगल ही बॉन्ड से जुड़ेगा, यहाँ उपसंयोजक यौगिक से जुड़ेगा। तो जैसे अगर देखा जाए, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, जैसे ये हुआ आपका यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, ये क्या होती है, लिगेंड, क्या होती है, जल से लिगेंड। आप ये देख रहे हैं इसमें कि केंद्रीय धातु, या बोलेंगे वे परमाणु उपसंयोजक यौगिक में वे धातु परमाणु जिनसे लिगेंड उपसंयोजक यौगिकों के बंध से जुड़े रहते हैं। उपसंयोजक यौगिक बंध होता है, क्या होता है, बंध। उपसंयोजक बंध जो होता है, जुड़े रहते हैं, उसी को हम धातु परमाणु कहते हैं। क्लियर हुआ कि उपसंयोजक यौगिक में जिन परमाणुओं से लिगेंड जुड़ा रहता है, और किससे जुड़ा रहता है, उपसंयोजन बंध से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होती है, तो उसे हम क्या कहें, केंद्रीय धातु परमाणु। क्लियर हुआ। अब मैटर करता है कि जैसे ये आपको प्रदर्शित यम से किया जाएगा, बीच में रहेगा हमेशा। अब तीसरा ही टॉपिक हुआ, ये आपका बी वाला का एग्जाम्पल है। सी वाले के देखेंगे लिगेंड क्या होती है, काम ने कहा लिगेंड क्या होती है, कहते किसे लिगेंड। तो उपसंयोजक यौगिक में धातु परमाणु से जो सिंगल बॉन्ड, जो उपसंयोजक यौगिक से जुड़ा रहता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। तो धातु परमाणु से कौन जुड़ा है, ये तो जुड़ा नहीं है, ये तो बाहर है। इसमें अगर पूछा है धातु परमाणु से कौन जुड़ा है, लिगेंड जुड़ा है। कौन जुड़ा है, हाँ। तो यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ लिया जाए Fe, ये धातु परमाणु हो गया, तो लिगेंड कौन है, साइनाइड। ये देखिए ये सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है, 3 3 6, ये देखिए साइनाइड। तो ये जो है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, साइनाइड, लिगेंड कहते हैं, साइनाइड से जुड़े। तो अगर पूछा जाए कि इनमें बताइए, इसमें धातु परमाणु कौन है, निकेल है। अच्छा, लिगेंड कौन है, कोबाल्ट है। CO नहीं है, CO आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो धातु है, तो दो धातु आपस में जल्दी जुड़वा ही नहीं करेगा। तो क्लियर हुआ यहाँ से। अब दूसरी बात, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है बहुत ज़्यादा, उपसंयोजन समन्वय संख्या पूछता है। समन्वय, तो समन्वय संख्या बहुत बार आता है। तो समन्वय संख्या वही लिगेंडों की संख्या ही होती है। क्लियर हुआ। समन्वय संख्या किसे कहेंगे, लिगेंड के साथ जितने, माने धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं समन्वय संख्या। क्लियर हुआ। तो बताइए समन्वय संख्या इसमें कितना है, इस यौगिक में 6, क्योंकि 6 लिगेंड जुड़ा है। इसमें कितना है, 4। तो क्लियर हुआ। तो समन्वय संख्या, ये आगे मैं पूरा लिखाऊंगा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, समन्वय संख्या किसे कहते हैं, तो लिगेंड के साथ मतलब, हाँ, धातु परमाणु के साथ, तो धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं, वही लिगेंडों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ। आप एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए। एग्जाम्पल बताइए, कई लिगेंड जुड़ा है, 4, इसमें कई जुड़ा है, 6, यही समन्वय संख्या कहलाती है। अब आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा कैसे। तो थोड़ा सा मैं इसमें निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, बाकी एक निकाल दे रहा हूँ, बाकी वीडियो सब पड़ा हुआ। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब संयोजकता जानते रहेंगे तभी निकलेगा। तो जैसे
जो आपका निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, आपके धातु परमाणु का निकाला जाएगा। किसका निकाला जाएगा? तो धातु परमाणु कौन है? Fe। तो निकालेंगे इसी का। तो बताइए पोटेशियम का कितना होता है? 1 होती है, लेकिन कई पोटेशियम गुणते हैं 4। क्लियर हुआ? फिर आप देखेंगे प्लस Fe का निकालना है तो यहाँ यक्स करेंगे। साइनाइड का कितना होता है? -1 होता है, लेकिन कई साइनाइड है 6 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 4 1 का 4 प्लस यक्स माइनस कितना हो 6 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना? यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना हुआ? 2। अब माइंड में आएगा सर ये किस लिए निकालें? अभी इसका तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सिखा दी है, जरूरी था बताना। यहाँ से क्या रहोगे, हर बार जो जितने बार पढ़े वो उतना क्लियरिटी आती है। इसके बिना यूपी बोर्ड में 2 नंबर नहीं पा सकते। 2 नंबर की 2 आईपीएसी नाम नेमिंग के लिए 100% आती है। अब ऑक्सीडेशन बिना अधूरा रहेगा और आईपीएसी नाम में जरूरत पड़ेगा इसका। क्लियर हुआ? अब इसके आगे जो लेक्चर होगा, इसके आगे मैं कल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें इसको।